हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज बाजार की जो ओपनिंग हुई वो इस अंदाज में हुई कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में घबराहट और पैनिक का जैसा माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। आज जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला, 21,821, जी हाँ, 21,900 के नीचे के लेवल भी देखने को मिले। 21,821 ये आज का इंट्राडे लो है। लेकिन इसी लो के बाद पौने 11 बजे के आसपास से हमने बाजार के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। और अब से थोड़ी देर पहले जो लेवल देखने को मिले हैं वो है 22,067 के आज का इंट्राडे हाई, और 38 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ, लेकिन महज जो है 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ी सी सुकून की बात है। 22,800, 21,800, माफ़ कीजिएगा, 21,900 एक सपोर्ट बताया जा रहा था। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखना ये होगा कि क्या निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और ये लेवल टूटते हैं तो फिर दबाव बाजार के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अभी भी पूरी तरीके से गिरफ्त जो है वो बियर्स की हावी है। 822 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 1683 शेयरों में इस समय हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस तरह का दिखाई दे रहा है। आज अगर हम बात करें शुरुआती कारोबारी सत्र की, तो उस समय हमने देखा कि फार्मा को छोड़ करके लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स में लाल निशान देखने को मिल रहा है। खासतौर से मेटल में अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दी। बैंक अच्छे खासी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। लोअर लेवल से रिकवरी है, अब देखना ही है कि बाजार सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। चलिए आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछले हफ्ते आप नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न और लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे थे सोमवार को। तो आज भी हम देख रहे हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही झड़ी लग गई है सवालों की। तो देखते हैं कितने सवाल हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये डगमगा रहा है बाजार के अंदर। कैसे देख रहे हैं इस वोलेटिलिटी को आप, जब हम देख रहे हैं इंडियन विक्स जो है वो 20 महीने के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 10-12%, 13% की तेजी जो है हर रोज़ देखने को मिल रही है। इतने उतार चढ़ाव के बाजार में कैसे रणनीति बनाई जाए सर? देखिए, आपने विपुल जी बहुत अच्छी बात कही है कि इस समय विक्स जो है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एवरेज से डबल हो गई, यानी 20 और 21 की विक्स पे पहुंच चुका है। और मैं इस विक्स के पहले रीजन पे जाता हूं, फिर मार्केट पे व्यू पे आता हूं। विक्स का मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं से उतार और चढ़ाव की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। और विक्स बढ़ी क्यों है, उसके पीछे के अगर रीजंस को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सबसे पहला है कि जिस हिसाब से लोग गर्मियों की वजह से है या फिर जो भी रीजन हो, उसकी वजह से लोग इलेक्शन के लिए कम निकल रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल कम निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए काफी हद तक एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। वोटिंग का परसेंटेज गिरना, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर इंक्रीज होना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अनस्टेबिलिटी होना, आरबीआई के समय समय पर अनकंट्रोल्ड जो है वो डिसीजंस देखने को मिलना, वो कहीं ना कहीं से मार्केट को थोड़ा सा एक डिप्रेशन में डाल रहा है। और वही डिप्रेशन यहाँ पर एक करेक्शन की तरफ से आपको निकल कर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि नीचे के 21,700, और बहुत डिप देखते हैं तो 21,500, इससे नीचे के व्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अप साइड तक 22,200 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता, तब तक आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाई देता। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स का यहाँ पर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो यहाँ पर होता रहेगा। जी, चलिए, तो बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। और इस बीच हमारे साथ महारुद्र राउत जी मौजूद हैं फोन लाइन पर अपना प्रश्न पूछने के लिए। और अंबिका मिश्रा जी कह रही हैं कि शेयर मार्केट के दोनों मसीहा को नमस्कार, आप आए बाहर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी ये टिप्पणी करने के लिए। धन्यवाद। आप लोग अपना ऐसे ही प्रेम जो है वो बरकरार रखें। अब चला महारुद्र जी के पास चलते हैं। महारुद्र जी को नमस्कार। हाँ, नमस्ते विपुल सर। नमस्ते सर, कैसे नमस्ते हैं, रवि कहाँ सर। से बोल रहे हैं? मैं आसाम से बोल रहा हूँ, सिलचर से सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जगह है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? एक्चुअली मेरे पास सर टाटा मोटर्स का 75 शेयर है, एट द रेट 927। टाटा तो मोटर्स। मैं उसको एक मंथ के लिए रख सकता हूँ। टाटा मोटर्स ना?
टाटा मोटर्स का 75 शेयर है एट द हाँ रेट हाँ 927। 927 पे आपने लिए हुए हैं। चलिए ठीक है, आज तो अच्छी खासी गिरावट है। खास तौर से जो नतीजे आए वो बाजार को पसंद नहीं आए। जगुआर की सेल्स को लेकर के कंसर्न है। 8.25% के आसपास की हम देख रहे हैं गिरावट है, लेकिन फिर भी आप मुनाफे में हैं, ये बड़ी बात है। 860 का भाव देखने को मिल रहा है और 960 का भाव देखने को मिल रहा है। आपने 927 रुपये पे लिए हुए हैं। और भी बड़ी संख्या में जो है आज सवाल आए हुए हैं टाटा मोटर्स को लेकर के। स्वाति भारद्वाज जी कह रही हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर एवरेज प्राइस 777 है इनके पास, तो यहाँ पर इनको भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आज की गिरावट के बावजूद जो लोग पुराने निवेशक हैं सभी के सभी प्रॉफिट में हैं, क्या करना चाहिए? क्या ये जो रिजल्ट्स आए हैं, क्या आपको भी घबराहट सी हो रही है या आपको लगता है कि अच्छी कंपनी है, अभी होल्ड करके रखना चाहिए, एक क्वार्टर से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि टाटा मोटर हो या मारुति हो, मार्केट का जब सेंटिमेंट खराब हो तो चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा दे दीजिए, उस रिजल्ट के बावजूद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और दूसरा, अच्छी बात यह है कि इसमें अगर मैं इंट्राडे चार्ट पे जाता हूं तो पहला जो सपोर्ट दिखाई देता है वो 920 का था, एक लो बना था, फिर 945 का लो बना, और आज के हिसाब से अगर हम लो देखते हैं तो लगभग 940 और 941 वाला 45 वाला जो लो था वो टूटा नहीं है। अब टूटा नहीं तो इसका मतलब है कि पिछले लो से अगला जो अभी लो बने वो ऊपर रहे, तो कहीं ना कहीं से स्टॉक बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जाने वाला है नहीं। अब शॉर्टर पीरियड में आपको हो सकता है 880 तक की गिरावट यहां पर देखने को मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो एग्जिट हो जाइए। शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप छोड़ भी देंगे तो ऐसा कुछ खास दिक्कत आने वाली है नहीं। अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे अभी भी 1200 के लक्ष्य यहां पर बड़े आसानी से दिखाई देते हैं, और तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने के संकेत नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ है, जिन लोगों ने खरीदने की तैयारी करनी है उनके लिए मैंने अभी लेवल्स बताए, 920 के आसपास के लेवल्स थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएंगे, 880 आ जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, 850 मैक्सिमम डिप हो जाएगा। अब 927 पे खरीद रखा है, अगर ट्रेडिंग का टारगेट है तो एक बार बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म टारगेट है तो छोड़ दीजिए स्टॉक को, कहीं दोबारा के लिए अभी छोड़ दीजिए। वापस अब अपसाइड अगर मोमेंटम जैसे ही 900 1000 के ऊपर ये क्लोज करेगा तो अब 1250 पे रुकेगा। और ये जो शॉर्ट पीरियड में थोड़ी गिरावट आ रही है ये फंडामेंटल के नंबर पे नहीं, ये निफ्टी के मोमेंटम की वजह से ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो ये राय निकल करके आती हुई टाटा मोटर्स पे बड़े संख्या में लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो आगे जो लोग भी टाटा मोटर्स के ऊपर प्रश्न करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, इस बीच भूपेंद्र सिंह, मुकीत अहमद, ये तमाम लोग और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि जानना चाह रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। और मुकीत अहमद साहब कह रहे हैं मेरे पास एनएचपीसी के 818 शेयर ले रखे हैं 92 रुपये 51 पैसे के भाव पर, कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए? भूपेंद्र सिंह जी एनएचपीसी में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सर दसियों सवाल हैं, अलग अलग नाम लेना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो बिना नाम लिए खाली एनएचपीसी पे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के पास पहले से ही एनएचपीसी है, लेकिन एनएचपीसी अब थोड़ा सा परेशान कर रहा है। लंबे समय से सर सेम लेवल के आसपास जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बाजार का भी खैर मूड ठीक नहीं है, 1.25% आज नीचे है, 93 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए जो लोग 90-92 पर लेकर के होल्ड कर रहे हैं, या ऊपर के जिनके पास हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी एनएचपीसी पे, क्योंकि बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं? विपुल जी, आपने बात बड़ी बढ़िया कह दी, लेकिन बहुत जल्दी में शायद कह गए क्योंकि आप नाम ढूंढ रहे थे कि और किसने लोगों ने एनएचपीसी पे क्वेश्चन पूछे हैं। जी देखिए, आपने बात कही कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान तो होंगे क्योंकि मार्केट में करेक्शन है, लेकिन अच्छी बात यह कि उन लोगों के लिए, देखिए एनएचपीसी 88 से 92 रुपए के बीच में जिन्होंने खरीदा है, या जो नहीं खरीद पाए, दोबारा मौका आ गया, तिबारा मौका आ गया, तो हर बार मौका ये यहीं आता है, यहीं से रिवर्ट कर जाता है। अब कितना रिवर्ट करता है? 102 का आपने हाई देखा, अगली बार 110 का हाई देखेंगे, उससे बाद फिर एक डिप बनेगा, फिर आप 120 का हाई देखेंगे। तो ये जो करेक्शन है ये उनके लिए सुकून की बात है, जिनको खरीदारी करनी थी। उनके लिए थोड़ा दुख जरूर है कि 102 रुपए के आसपास बुक नहीं कर पाए होंगे, 100 रुपए पे बुक नहीं किया होगा, लेकिन कोई चिंता नहीं है, ये उतार और चढ़ाव चलता रहेगा। आपको बस मौका ताड़ना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट देखिए
पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से व्यूज जितने लोग दे रहे हैं वो सब दे रहे हैं मार्केट में डायरेक्शन डाउन है, डाउन है, डाउन है। आप डाउन जब भी सुना करें, जब बहुत ज्यादा डाउन की ख्वाहिश दिखने लगे तो कुछ मत करिए। जिन प्रॉफिट शेयर में प्रॉफिट आ रहा है उसमें 20-30% काट लीजिए उसी समय। क्या होगा, छूट जाएगा या दोबारा आपको एंट्री का मौका मिल जाएगा। छूट गया तो दूसरे शेयर में घुस जाएंगे, नहीं छूटा वो डिप आ गई तो दोबारा फिर से उसी में चढ़ गए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। मुझे लगता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो को खुद ही देखना पड़ेगा, और सजेशन हम लोग जो लेवल्स दे रहे हैं उन लेवल्स का ध्यान रखें, एक्टिविटी अपने आप वहां पर कर लें। ठीक, तो ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक को प्रीतम जी जुड़े हुए हैं कोलकाता से। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीतम जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोलकाता में क्या करते हैं आप? सर मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मल्टी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। रवि सर को नमस्कार मेरे तरफ से। जी जी, रवि सर सर मेरा सुन रहे हैं जो आपको। सवाल है, जी सर मेरा जो सवाल है, मैं 370 पे लिया हूँ, 125 शेयर है मेरे पास अभी टाटा पावर का। अच्छा। तो अभी तो थोड़ा डीप हुआ है, मैं उस पे और भी ज्यादा निवेश करना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए भी। तो मैं इसको 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो अभी ये लेवल ठीक रहेगा या थोड़ा फिर मैं और रुक जाऊँ उस पे थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कोशिश है आपकी कि ऊर्जा क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं, और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार भविष्य में को लेकर के लोग काफ़ी बुलिश हैं कि ऊर्जा की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से एक्सपेंशन तमाम कंपनियों की तरफ से हो रहा है, देश में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सब का फ़ायदा निश्चित रूप से पावर कंजम्पशन पे की डिमांड पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। 5 से 7 साल का नज़रिया है सर, 406 के आसपास चल रहा है, 2% नीचे है, और एंट्री करना चाह रहे हैं और ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं। अभी इनको प्रॉफिट में है, 371 के आसपास लिए, 406 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए, क्योंकि टाटा पावर को लेकर के बहुत सारे सवाल और अभी आए हैं। हरमीत जी कह रहे हैं कि हेलो सर, आप दोनों मेरे फेवरेट हो, प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए। मेरे पास टाटा मोटर्स के 32 शेयर हैं 998 के भाव पे, टाटा पावर के 20 शेयर हैं 389 के भाव पर, टाटा स्टील भी रखे, मतलब पूरे टाटा ग्रुप के में ही इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। तो टाटा मोटर्स पे आपको जवाब आपसे थोड़ी देर पहले मिल चुका है, तो आप एक बार कार्यक्रम को शुरू से देख लीजिएगा। टाटा पावर पे हरमीत जी आपको उत्तर दिलवा देते हैं। सर इन्होंने 389 पे लिया हुआ है टाटा पावर का शेयर, और जो हमारे दर्शक थे उन्होंने लिया हुआ है 371 पे। दोनों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, आपने मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतनी बढ़िया, हमारी जो दुविधा होती है उसको इतनी सरल तरीके से बोल देते हैं कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। और आपने बहुत सही बात कही। टाटा मोटर, टाटा ग्रुप पे अगर इन्वेस्टमेंट है, देखिए मैं आपको पावर सेक्टर से पहले कनेक्ट करता हूं। पावर सेक्टर के आपके जो दिग्गज स्टॉक है ना, उनमें आपको बताऊं रिस्क तो कुछ है नहीं। रिस्क बस इतना है कि शॉर्टर पीरियड में थोड़े दिन तक आपको रेड कलर दिखाई देगा, थोड़ा निगेटिविटी दिखाई देगा। कैश में बाय कर रखा है, फ्यूचर से अपने को प्यार नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब आरईसी है, पीटीसी है, पीएफसी है, एनएचपीसी है, टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, जिन शेयरों के मैं नाम ले रहा हूं ना, वापस रिपीट करके इन शेयरों को लिख लीजिए। मैंने हमेशा कहा है जब भी 5% करेक्शन आए, लॉटरी स्टार्ट, लॉटरी टिकट खरीदने के लिए जितना पैसा डालते हैं डाल लीजिए। फिर वापस से अगर 2-2.5% का करेक्शन आ जाए तो जो सोचा हुआ था वो भी पैसा उठा के डाल दीजिए। और इन स्टॉक्स में हो सकता है आपको समय लगे, 15 दिन, 20 दिन, एक आध महीना तक आपको परेशान करते रहे, नेगेटिव नंबर दिखता रहे, रेड कलर छाता रहे, लेकिन जैसे रेड ग्रीन में होता है तो सीधे 5% की रैली आपको दिखाई दे जाती है, और उसी का आपको फायदा उठाना है। टाटा पावर की बात कर रहे हैं, देखिए आज टाटा पावर में आपने देखा होगा 464 का हाई हाल फिलहाल में बनाने के बाद 406 रुपए चल रहा है। 400 के नीचे जाएगा तो 380 तक जाएगा, लेकिन 380 से नीचे का कुछ है नहीं। तो 380 पे आते ही वापस मैं फ्रेश बाय करना शुरू कर दूंगा। जिन्होंने 371 पे लिया, 3 साल सोच रहे हैं, 550 से पहले, 580 से पहले सौदा नहीं काटना चाहिए। और यही हाल सभी पावर स्टॉक्स में है। तो जो करेक्शन आया है ना, इसमें टोकन देना शुरू कर दीजिए मार्केट को। टोकन का मतलब है जो परचेजिंग करनी है वो करना शुरू कर दीजिए। डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये ऐसे स्टॉक है ही नहीं, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, चलाना तो पावर सबको है और चलना इसी से है। और फंडामेंटली कोई कंपनियां पुअर नहीं कर रही, फंडामेंटली बहुत अच्छा कर रही हैं। ये सारी स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सबसे बचने की जरूरत है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए तो अच्छा है। एंट्री के लेवल मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं बताने की, उनको फॉलो करते रहिए। तो टाटा पावर 380 पे बेस्ट एंट्री, अभी 400 के आसपास आता है, 400 के 6 चल रहा है, 400 के आसपास आता है तो भी कुछ एंट्री कर लेंगे, 10-20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म पे। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक, ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और वो राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने कई सारे प्रश्न हमें भेजे हुए हैं, लेकिन एक प्रश्न हार्दिक पटेल जी का साथ साथ कुमार आरके जी का लिख देते हैं। कह रहे हैं, कुमार हैं, बेंगलोर से बोल रहे हैं। नमस्ते विपुल जी एंड रवि जी, आपको भी नमस्कार है सर। कह रहे हैं टाटा पावर और पीएफसी का एंट्री प्राइस क्या रहेगा। टाटा पावर पे अभी डिस्कशन हुआ है सर, और पीएफसी भी अभी जिक्र किया रवि जी ने कि ये शेयर वैसे हैं कि जहां पर जब भी कोई करेक्शन मिले तो थोड़ा थोड़ा लेकर के आप टोकन जो है वो आप निश्चिंत होकर के पैसे लगाते रहिए, और जब ये चलेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती है। हार्दिक पटेल जी का सवाल ले लेते हैं। हार्दिक पटेल जी ने हुडको के शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं, 192 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि सर ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करें। रवि सर आए हैं और आज प्लीज़ मेरा सवाल पूछ लीजिए। रवि जी से ही ये उत्तर जानना चाह रहे हैं। तो प्रशंसकों की संख्या तो सर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है आपकी, और जो आपका विश्लेषण रहता है वो काफ़ी सटीक रहता है। अभी इनके लिए हुडको पे क्या करें, ये सभी वो शेयर हैं जिसमें कि हमने काफ़ी शानदार रैली आती हुई दिखाई दी है, और अब थोड़ा सा सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं ये शेयर। आज भी हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की मजबूती है, 216 के आसपास ये शेयर चल रहा है। पिछले 6 महीने में अगर हुडको की बात करें तो 166% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अभी क्या सलाह रहेगी, 192 पे इन्होंने खरीदे हुए हैं सर, और अभी 216 का भाव है, प्रॉफिट में है ये। आपने अभी हुडको की बात करी, मैं पीएफसी का भी टारगेट बोल देता हूं। पीएफसी और टाटा पावर में कोई डिफरेंस नहीं है विपुल जी। जी पीएफसी को मैंने कहा, पीएफसी चल रहा है 405 के पास, तो वो भी बनता है 380 के पास फ्रेश बाय का। तो मैं एक बार लेवल इसलिए रिमाइंड करा दे रहा हूं क्योंकि जिससे लोग बार बार सवाल ना डालें। प्लीज आप लोग सवाल जो एक बार हो जाए उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आगे लोगों को आने दीजिए। हुडको की बात कर लें तो सेम इसमें भी क्या ऐसा हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये 80 का लेवल छोड़ नहीं रहा है। टाटा पावर जाता हूं तो 380 के लेवल अच्छे लग रहे हैं, टाटा मोटर देखता हूं तो भी वो 880 के लेवल अच्छे लग रहे हैं। अब आ जाता हूं हुडको पे तो मुझे 180 के लेवल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये 80 का लेवल क्या है विपुल जी, 80 का चक्कर कुछ ज्यादा बड़ा चक्कर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल 200 के ऊपर है तो बढ़िया दमदार है। खरीदारी करनी है तो 206, 207, और बेस्ट खरीदारी करनी है तो 180। डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। 260, 280, फिर 280 आ गया। 280 के लक्ष्य के लिए इसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करके रखिए। तो ये 80 का फेर आपको बताना पड़ेगा अंत तक जाते जाते। 80 का फेर लगा हुआ है यहाँ पर, और इस बीच इसी 80 के फेर की बात करते करते 1000 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी हमारे ऐप पर और हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस कार्यक्रम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, परिवार लोगों के साथ, ऑफिस कलीग के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि सटीक जानकारी, सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जो आजकल की गिरावट में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उससे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि गलत सूचना जो है वो लोगों का बड़ा नुकसान कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरा नाम सैयद जफ़र है और ये यूएई से बोल रहे हैं। तो यूएई से आपका कार्यक्रम देख रहे हैं रवि जी को। सैयद साहब, इन्होंने एचसीएल के शेयर ले रखे हैं 1385 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं ऐड करूं या होल्ड करूं, लॉस बुक करूं, कृपया मुझे बताइए। तो सैयद साहब, अगर आप कार्यक्रम को लगातार फॉलो करते हैं तो रवि जी ने इसी कार्यक्रम के इसी मंच पर कई बार ये कहा कि अभी जो माहौल है उसमें आपको आईटी से दूर रहना है। लेकिन चलिए, अब आपने ले लिए हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम जरा जान लेते हैं। क्या लॉस बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सैयद साहब के लिए, रवि जी? सैयद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यूएई से आपने ये मैसेज डाला और आपके माध्यम से मुझे एक बात याद आ गई जो मैं शेयर करूंगा, और विपुल जी के साथ भी नहीं शेयर करी है, मैंने सोचा था प्रोग्राम में करूंगा। जी जी बिल्कुल सर। मैं इस समय मोबाइल तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन विपुल जी की कला बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे कतर, ये आपकी पूरी मनी 9 टीम को मैं कहूंगा कि ये आपके सबके बारे में है। कतर से, यूएई से, दुबई से,
और साथ ही जो ये इधर की कंट्रीज हैं जहां पर हमारे बहुत से साथी लोग वहां पर काम करते हैं, उसके लिए जाते हैं, उन लोगों का कई मैसेजेस आए। और मुझे इस सैटरडे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर शायद कहीं ऐसा तो नहीं कुवैत का ही हो गया हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने मनी नाइन के प्रोग्राम देखने के बाद ये बोला कि मनी नाइन पे देखा है और हमें कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाने हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट करने के लिए। और मैंने आपका जो एक कमेंट था वो आपकी मनी नाइन की टीम को पहुंचा दिया है। अब आ जाते हैं इनके एचसीएल वाले सवाल पर। और विपुल जी लास्ट में एक जरूर मेरे बाद उन लोगों के लिए भी एक अपील जरूर कर दीजिएगा। जी जी जी। दूसरा, एचसीएल पे अभी सर, अभी बिल्कुल विपुल जी ने सही कहा, इंतजार करिए, 1250 के आसपास तक आने के चांसेस हैं। और अगर खरीद रखा है तो 1250 हो या 1311 हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा मत रखिए। अगर काट के कहीं क्वांटिटी बढ़ानी है तो अभी हमने शेयर की चर्चा करी है और चुन चुन के स्टॉक में करेंगे, उनके शेयरों पे थोड़ी सी पोजीशन को बढ़ा दीजिए। विपुल जी कुछ मैसेज आप जो हमारे बाहर से विदेशी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी जरूर दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएई से, गल्फ कंट्री से बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो भारतीय हैं वो देख रहे हैं कार्यक्रम को। आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा। और कोशिश ये कीजिए कि आप लोग के इर्द गिर्द जो साथी हैं जो भारतीय हैं, जो या फिर ऐसे लोग जो भारतीय शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हों, उन तक ये लिंक पहुंचाएं ताकि देश विदेश में हमारी पहुंच और बेहतर हो सके और सटीक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में कामयाब हो सकें। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही कार्यक्रम के साथ लगातार आप बने रहिए। चलिए, हमारे साथ गोवर्धन जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। गोवर्धन जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार गोवर्धन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैं। ओहो, जोधपुर राजस्थान से। गर्मी कैसी पड़ रही है सर? सर बहुत भयंकर बढ़ रही है, 45 प्लस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और राजस्थान में तो वैसे भी गर्मी जो है ठीक ठाक पड़ती है, तो निश्चित रूप से तापमान पूरे उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम लोग बार बार पावर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा जम्मू एंड कश्मीर होल्ड है 136 की रेट पे लिया था मैंने 500 क्वांटिटी। तो अभी पिछले 7-8 दिन से ये जो मार्केट डाउन हो रहा है तो थोड़ा डर लग रहा है, अभी क्या होल्ड करे या फिर? डर तो लग रहा है, लेकिन ये है कि जितने पीएसयू बैंक हैं उनकी पिटाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हुई है और उसी चक्कर में जो है आपका नुकसान थोड़ा सा बढ़ता हुआ 8-9 रुपए का नुकसान हो रहा है। 136 पे आपने लिए, 127 का भाव जेएनके में देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा ऊपर आपने ज़रूर लिया क्योंकि शेयर ने काफ़ी अच्छी चाल जो है पिछले एक साल में दिखाई है और करीब 127% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है एक साल के अंदर। सर, जेएनके बैंक पीएसयू क्षेत्र में कैसे आप देख रहे हैं और जम्मू एंड बैंक पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी ये थोड़ा 8-9 रुपए के नुकसान में आने के बाद थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। देखिए, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आप सब भी महारथी हैं, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपने ये गिरावट कब देखी? आपने ये गिरावट देखी है जब से आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट शुरू कर दिए। आरबीआई ने बिल्कुल। अभी स्टेटमेंट क्यों शुरू कर दिए, उसके पीछे की वजह समझिए। वजह यह है कि इस समय गवर्नमेंट लगी हुई है अपने इलेक्शंस पे। शक्ति कांता दास जी हमारे आरबीआई गवर्नर है, उनका 2 टेन्योर खत्म हो गया, तीसरा टेन्योर मिलेगा नहीं, वो भी लगे अपनी क्लीनिंग में। तो कहीं ना कहीं से थोड़े हार्ड डिसीजंस होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से पीएसयूज में वो सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन खतरे की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आगे मार्केट को चलना है और मार्केट बिना पीएसयू के चल नहीं सकती। तो स्टॉक्स में जो करेक्शन मिले उनमें आपको करनी है, आपको तैयारी करनी है कि कहाँ कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कौन कौन सा शेयर बटोर लें। और जब मार्केट वापस रिकवर करेगी तो वही बटोरे हुए शेयर मल्टी बैगर बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का एक अहम रोल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पीएसयू से बिल्कुल मत घबराइए। 10% की गिरावट अगर आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। पोर्टफोलियो में रंग जरूर लाल होगा, लेकिन लाल रंग के बाद हरा रंग जब चढ़ेगा तो जबरदस्त चढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीएसयूज में जितने पीएसयूज आपको जितने नीचे लेवल पर मिल रहे हैं आपने सोचे थे, खरीदारी करिए, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, लाल के बाद जब हरे रंग का सुरूर चढ़ेगा तो उसके बाद जो है आप की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हिमानी जैन जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही हैं विपुल सर आपके बगैर और रवि सर आपके बिना ये शो बेकार लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, देखने के लिए। कह रही हैं मेरा क्वेश्चन सर आईआरएफसी पर है
और क्या करंट लेवल में इसमें खरीदारी की जा सकती है, कृपया जरूर बताएं। बिल्कुल मैम, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी IRFC के शेयर में क्या करना चाहिए सर? शानदार रैली के बाद अब पूरा रेलवे पैक थोड़ा सा सुस्ताते हुए दिखाई दे रहा है। इस सुस्ती में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं, 145 के आसपास चल रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए इस समय जैसे भी अगर यहाँ पर देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका आपके पास यहाँ पर आता है, और IRFC में अगर ट्रेड देख रहे हैं तो ये मान के चलें कि इस समय जो लेवल्स हैं उनको अगर फोकस करें तो मुझे लगता है 135 पे वापस ट्रेन चढ़ने की जरूरत होगी। वापस से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, और जब चलेगी तो आपके सारे पेशेंस जो आपको अभी परेशानी दे रहे हैं ये आगे निकल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है 135 की रेंज तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए और वहां से खरीदारी फ्रेश करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो 135 पे आप एंट्री कर सकते हैं, ये सलाह है। 45 पे चल रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, नीचे आता है, बाजार में वोल्टिलिटी काफ़ी है, तो फिर आप नीचे एंट्री कर सकते हैं। इस बीच सौरभ जी का सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी HL में फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। ये बात मैंने कल भी बोली थी सर, और आज भी, मतलब पहले जब हम देखते थे कि कभी भी कोई पैनिक सिचुएशन होती थी लोग घबरा जाते थे, अब हम देखते हैं कि जब जब बाजार गिर रहा है लोगों का उत्साह फ्रेश बाइंग की तरफ ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे कितना आप पॉजिटिव संकेत मानते हैं बाजार के लिहाज से, कि जब हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक लगातार बेच रहे थे तब भी बाजार को घरेलू निवेशकों ने भरोसा अपना बरकरार रखा। अभी भी बहुत सारे सवाल फ्रेश हिस्ट्री को लेकर के आ रहे हैं। HL पे आपकी राय और ओवरऑल इस सेंटिमेंट को से क्या मायने निकाले जाए? देखिए इस समय अगर मैं मार्केट पे अगर देख रहा हूं और HAL की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कि जब सब टूट रहा है तो कुछ भी ऐसा कुछ खास बचेगा नहीं, सब पे ही थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। डिफेंस काउंटर की कंपनियों में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन HAL तो वैसे भी स्ट्रांग है। मैंने आपको हमेशा बोला है 36, 37, 3800 खरीद लीजिए, 4400 का टारगेट है। तो आज भी चिंता की कोई बात नहीं है। इस स्टॉक को तो लेकर भूल जाइए, देखना ही नहीं है दोबारा, क्योंकि अब देखेंगे तब जब 4500 हो जाएगा। जहां भी अगर गिरता है, जब याद आ जाए तब खरीद लीजिए, जब आपके पास 3000 रुपए इकट्ठे हो जाए एक शेयर खरीद लीजिए, ऐसा हाल। बिल्कुल, तो जब जब गिरावट लगे आप जो है एंट्री कर सकते हैं, ये सलाह निकल करके आती हुई। हार्दिक पटेल जी कह रहे हैं कि सर आज जो है 2 घंटे का शो कर दो, रवि सर को बोल के प्लीज़ सभी सवाल ले लीजिए। सर समय की थोड़ी सी रवि सर के पास भी बहुत काम रहते हैं, तो अपना व्यस्त समय से कुछ समय निकाल करके कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों की जितनी मदद की जा सके। तो 2 घंटे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपने प्रश्न पूछा है इरकॉन, राइट्स, IRFC के बारे में बता दीजिए। तो अभी IRFC के बारे में बातचीत हो गई है। इरकॉन और राइट्स में भी क्या इसी तरह की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सर, कि अगर जो भी गिरावट आए उसमें बाइंग करनी चाहिए क्या? मैं रेलवे के पूरे काउंटर को कवर कर लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल भाई अब तो मैं मंडे की छुट्टी की परमिशन भी आपसे लेने लगा हूँ कि मैं अगले मंडे नहीं रहूंगा। आप प्लीज परमिट कर दीजिए। नहीं नहीं सर, लेकिन ये है कि आपको मतलब कोई दिन फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन दर्शक जो है बिल्कुल आपको जो है, लोग कोई 2 घंटे कह रहा है, एक दिन किसी ने कहा कि सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को बाजार बंद होने तक जो है पूरा शो करिए, तो लोग आपको ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं सर। बताइए सर, क्या सलाह रहेगी रेलवे पे? जी बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। देखिए राइट्स की बात, सबसे पहले राइट्स पे आते हैं। राइट्स इस समय चल रहा है 633 रुपए। फ्रेश एंट्री कहां पर बनती है? फ्रेश एंट्री बनती है इसकी 575 रुपए पे, और अगर 600 के बीच भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाते हैं रेल टेल, आप अगर उसको छोड़ दूंगा तो फिर कहेंगे 320 और 340 पे। इरिकॉन 220 और 215, 190, 3 लेवल प्लीज नोट करते चलिए आप लोग जो लोग देख रहे हैं। RVNL 220 और 225 ये बीच के लेवल। IRFC के 135 मैंने लेवल बता दिया। टेक्स इंफ्रा 88 रुपए चल रहा है, यही बेस्ट लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां पे भी ले सकते हैं। JWL की बात करें तो वैसे रॉकेट हो गया है, पहले भी दिया था, रिकमेंड किया था, बिल्कुल। लेकिन अगर करेक्शन आ जाए तो 460, 440 पे दोबारा एंट्री बनती। दुश्मनी मेरी किससे है? दोस्ती किससे नहीं है, दुश्मनी गलत कहना होगा। वो है IRCTC। भरोसा ही नहीं होता, 1000 के ऊपर मैं कभी लेता ही नहीं, बेच दूंगा। वापस कहाँ आएगा? 850, 700 के आस, 750 भी रहे तो बढ़िया। तो इसको खरीदना नहीं है तो बेच लीजिए। टैक्स रेल की बात कर ले, 169 चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है करंट लेवल पे। 20-30% पोजीशन, 150 पे 100% पोजीशन। टीटागढ़ वैगन 1000 के ऊपर चल रहा है, IRCTC से ज्यादा स्ट्रांग है, खरीदारी कर सकते हैं, 1400 का टारगेट है। कॉनकॉर 1000 रुपए के पास स्ट्रगल कर रहा है, 1000 से लेकर 950 ये बीच के लेवल बाय के हैं, टारगेट 1150 रुपए के।
तो कोई अब सर रेलवे में कुछ बचा नहीं, मैंने सभी कवर कर लिया। आप लोग बस लेवल्स का ध्यान रखें, पेशेंस बनाकर रखें, बार बार सवाल भेज करके मत परेशान होइए कहाँ खरीदे अगर खरीदने का इतना ही मन है तो आदमी सामने वाला कह देगा खरीद लो, जब खरीद लोगे नुकसान आएगा, कहोगे फंसा दिया। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि पेशेंस अपना नोट कर लीजिए, आ जाए ले लो, नहीं आता कोई बात नहीं, मार्केट कल भी है आगे भी है, वेट करते रहे। वेट करते रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई आनंद जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं। आनंद जी को नमस्कार। हाय सर, विपुल सर नमस्ते। सर रवि सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ सर। मैं बढ़िया हूँ सर। आप सब कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैं जेटीएल इंडस्ट्री में फ्रेश बाई करना चाहता हूँ सर। अभी जी, जी। करेक्शन हुआ है फिलहाल। जी। तो तो व्हाट इज द गुड पॉइंट सर? इस कंपनी को चुनने के पीछे क्या कारण रहा सर? सर जेटीएल सर हाल ही में काफी करेक्शन हुआ है और अच्छा स्टील और मेटल के इंडस्ट्री में अच्छा कंपनी लग रहा है। नंबर अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है। चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या वाकई में निर्णय लेना चाहिए। और इस बीच कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा जो है की है हाल फिलहाल में नतीजों के साथ। आज अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आ चुका है, 7% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, ये ज़रा पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सलाह निकल करके आ रही है। सर 0.25% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, पिछले एक महीने की बात करें तो आधा 1% के आसपास की रैली रही है। पिछले 6 महीने में 3% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। क्या ये शेयर ऐसा है जहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है या फिर अवॉइड करना चाहिए इसे? आप अनम्यूट कर दीजिए सर अपने आप को। जी जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया विपुल जी। 30-31 की ईपीएस पे पीई पे चल रही है कंपनी। 6 का ईपीएस है, मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है। 3 महीने में 16% तक की गिरावट हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से अभी थोड़ा सा इनको और वेट एंड वॉच की पॉलिसी कहूंगा कि रख लीजिए। जहां तक रिजल्ट की बात करें, नंबर्स की बात करें, देखिए 28-29 करोड़ और 36 करोड़ के बीच का प्रॉफिट दे रही थी, उसी वजह से शेयर इतना तेजी से आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन डिप भी आपको देखने को मिला, डिविडेंड की बात भी हो गई। तो मुझे लगता है ये करेक्शन 180 तक आने दीजिए। 180 आता है तो मैं कहूंगा कि प्लीज दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, इसको हम लोग वापस रिविजिट कर लेंगे। लेकिन 180 दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो 180 तक का वेट कर लीजिए, समझ नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत चख लीजिए, अगर कुछ नीचे आएगा तो फिर वापस चढ़ जाएंगे। ठीक, ये सलाह निकल करके आ रही है सर आपके लिए। इस बीच लॉ इन फैक्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम भी आपको मेंशन कर देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। और इनका सवाल है कि टोरेंट पावर और जेपी पावर में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। तो पावर और रेलवे ये काफ़ी फैंसी रहे हैं सर। और आप कितने सारे पावर हम लोगों ने शेयर डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी भी थम नहीं रहा है मामला। टोरेंट पावर और जेपी पावर में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या करने के लिए ये दो शेयर सही हैं, या फिर जो आपने पहले रिकमेंडेड जो शेयर्स हैं पावर क्षेत्र के उसमें ही निवेश ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है? और चूंकि पावर की बात हो रही है तो एक शेयर जिस पर काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, इरडा, उसको भी अगर ऐड करते हुए अगर आप टिप्पणी कर दें तो मुझे लगता है कि पावर और रेलवे पे हमारी जो कवरेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जेपी पावर याद दिला दिया। और आज जो जेपी पावर इस समय मोमेंटम बना रहा है ना सर, वो 18 रुपए 30 पैसे से 19 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य तक बना रहा है। तो अगर आप खरीदारी करने की सोच रहे हो तो आप 19 रुपए 50 पैसे तक के लेवल के लिए आप बिल्कुल चढ़ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 19.50 आने के बाद रिव्यू कर लेना। फ्रेश बाय कर रहे हैं तो 17 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस डाल लेना, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद फिर से पैनिक आ जाएगा, 16 और 15 रुपए की तरफ जाएगा। तो एक कॉल तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब जो अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल बेसिस पे। इरडा पे आ जाते हैं। इरडा की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 161 का लेवल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 20% खरीदारी करने में कोई बुराई नहीं, बाकी 20% 150 के पास खरीदेंगे, 100% 140 के पास खरीदेंगे। लेकिन अब चले नहीं चले, ये चल जाए अचानक से यहां से भाग जाए तो कम से कम अपनी थोड़ी एंट्री तो बनी रहेगी। तो ऐसा कुछ यहां पर ट्रेड आप लेके चल सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से डाउन साइड का रिस्क काफी कम है, तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं। पावर, देखिए, टोरेंट पावर, सॉरी, जी। टोरेंट पावर सर
जब मुझे 100, 125, 200, 300 रुपए वाले शेयर मिल रहे हैं तो मैं काहे के लिए 1300 रुपए का शेयर खरीदूंगा, जिसके चांसेस 1000 रुपए, 1200, 1100 रुपए के आने के चांसेस हैं। अपनी चाल में मदमस्त है, अभी थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। 1000 के आसपास आता है, 1100 के आसपास आता है तो फिर शायद ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा। तब तक छोटे छोटे जो है ना वो चुनना शुरू करते हैं और बड़ा बनाते हैं। बड़े वाले को बड़ा खरीद के छोटा बनाने का कोई फायदा नहीं। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई पूरे पावर क्षेत्र को लेकर के अलग अलग कंपनियों पे हमने डिटेल में बातचीत कर ली है। और अब जो है प्राउड टू बी इंडियन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी करना चाह रहे हैं। जियो फाइनेंशियल में सर काफ़ी कुछ गतिविधियाँ होती हुई दिखाई दी हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री के लिए सही जगह है ये? आज 2-2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि अभी तक स्पष्टता नहीं आई है कंपनी के कामकाज को लेकर के, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। कई जगहों पे टाई अप हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे जियो फाइनेंशियल? विपुल जी, मैं सोच ही रहा था कि आपने जियो फाइनेंशियल पे अभी तक हमारे किसी मित्र ने सवाल नहीं पूछा, तो मैं सोच रहा था शायद लास्ट तक नहीं पूछेगा तो एक अपडेट दे के जाऊंगा, लेकिन पूछ लिया, आपका धन्यवाद। और विपुल जी वैसे भी इशारों को समझ लेते हैं, इसलिए बड़ा डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जियो फाइनेंशियल का जो प्यार है वो रेड कलर से थोड़ा ज्यादा है और 325 के आसपास के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये है कि एंट्री के हिसाब से देखें तो वही 25 और 25% का एंट्री बनता है। तो 325 और 30 के आसपास आता है तो थोड़ी खरीदारी कर लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। और जो जिन लोगों ने ऊपर खरीद रखा है वो सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों नहीं ले रहा हूं। अगर आपको एवरेज करना है तो भी आपके पास एवरेज का मौका है, डरने की जरूरत नहीं है। अभी गिरावट का ट्रेंड है, लेकिन ये गिरावट ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक अच्छा है। जी, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सर अब 2-3 सवाल थोड़ा रैपिड फायर राउंड में ले लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद बजिंग पे हम जरा शिफ्ट हों। और बड़ी संख्या में जो कि सवालों की झड़ी लगी हुई है लोगों की। तो यहाँ पर रवि सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि रवि सर आपकी रिकमेंडेशन पर मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया हुआ है, 81 के भाव पे 1200 शेयर हैं। अभी मैं लॉस में हूँ, होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 100-110 का टारगेट है, 75 रुपए के पास आ गया है। यहाँ पर थोड़ी खरीदारी अगर करने का मन बना रहे हो तो ले सकते हैं। ठीक, अगला सवाल सर आया हुआ है और ये कह रहे हैं, अरिमंदम चौधरी जी हैं, कह रहे हैं राम राम विपुल जी एंड रवि जी, आपको भी राम राम। रवि सर बहुत दिनों बाद आए हैं, कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सवाल आपका आ गया है। LIC के 50 शेयर इन्होंने 999 पे लिए हैं, अभी क्या करें? एवरेज करूं या फिर लॉस बुक करूं? और भी 1-2 सवाल LIC पे आए हुए हैं। कह रहे हैं अभी आजकल LIC का शेयर क्यों नहीं चल रहा है? तो LIC को लेकर के आपकी टिप्पणी सर। टिप्पणी में सिर्फ हाथ ही जोड़ना बाकी रह गया है। देखिए, LIC में जितना प्यार आप लोग दिखाते हो ना, उससे ज्यादा प्यार अगर आप लोगों ने हमारे स्टॉक्स में दिखा लिया होता तो आपका पोर्टफोलियो चमक रहा होता। और LIC सिर्फ आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, शेयर में निवेश करने की मत कोशिश करिए। उसके लिए हमारी सरकार ही काफी है, मुझे ऐसा लगता है। बच जाइए, भाग जाइए। ये स्टॉक अगर चला नहीं, गिरा नहीं तो चलेगा ही नहीं, और चला नहीं तो फिर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट बेकार है। तो मेरे हिसाब से मत खरीदिए, मत खरीदिए, मत खरीदिए। मत खरीदिए सर, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। कांति नगर जी SJVN के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मुझे जो है एंट्री लेनी है। SJVN में कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? ये मुझसे लगता है मिस हो गया पावर क्षेत्र पर जब चर्चा हो रही थी। इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं, आपकी राय क्या होगी सर? 118, 115, 112 तीन लेवल है खरीदने के लिए। टारगेट वही 155। 155 के टारगेट यहाँ के लिए आप खरीदारी करके चलना चाह रहे हैं। जुपिटर वैगन में फ्रेश एंट्री सर, अभी थोड़ी देर पहले जुपिटर वैगन का जिक्र पूरे रेलवे पैक पे हमने बातचीत की है, जुपिटर वैगन पे भी बातचीत हुई है, तो आप जो है खरीद सकते हैं। एक दर्शक हैं 50 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं इरिडा के शेयर, तो अभी भी उस पर थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। आप लोग कार्यक्रम अगर पूरा देखेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। BRNL पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर, 80 के भाव पर इन्होंने 600 लिए हुए हैं रितेश पाटीदार जी ने, और आपके प्रशंसक हैं ये, जानना चाह रहे हैं अभी क्या एवरेज करना चाहिए मुझे? तो देखिए, इस BRNL ने तो सच बताऊं तो मेरी भी नींद उड़ा रखी है। ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में, कितना अच्छा खासा चल रहा था और इसने सबको रुलाना शुरू कर दिया। फिलहाल फ्रेश एंट्री की मैं राय नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, मैंने बीच में एक एग्जिट जरूर काउंट किया था जब 64, 62 के पास था। लेकिन मैं आपकी बात समझता हूं, क्योंकि सेलिंग फ्रीज चल रहे थे, आप निकल नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसमें बने भी रहते हैं तो
थोड़ा सा समय जरूर आपका लगेगा, लेकिन आप अच्छे लेवल्स पर निकल पाओगे। स्टॉक में कोई ऐसी कोई खास मुझे निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो अभी सर्वेलेंस और ये सारी चीजें चल रही शायद इसकी वजह से है। बट मैं एवरेज करने की भी राय नहीं दूंगा, तो फिलहाल बने रहिए, एग्जिट होने के चांसेस कम मिलते हैं। लेकिन 80 रुपए, 52 रुपए, थोड़ा सा 28 रुपए का नुकसान है। कोशिश है कि एक बार को वापस रिकवर कर जाएगा, तो अभी इसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद इस पे रिविजिट करेंगे। तब तक मुझे नजर में है, अगर कुछ डायरेक्शन चेंज हुआ मैं जरूर अपडेट दूंगा। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि रवि सर प्लीज़ मुझे एचडीएफसी बैंक के बारे में बताएं। 1468 रुपए की इनकी खरीद है मीनाक्षी जी की, और एचडीएफसी भी जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक। देखिए, इस समय 1430 रुपए के आसपास जो है वो सपोर्ट लेगा स्टॉक, वापस से 1520 का लक्ष्य दिखाएगा, लेकिन मार्केट को उसके लिए निफ्टी को चलना जरूरी है। और निफ्टी अभी आने वाला है, अगर गिरावट में आया तो 21,500 तक जा सकता है। तो यहां पर जो सपोर्ट है वो है 1420 का। मेरी बात मानिए, 1420 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा, और लेकिन छोड़िएगा नहीं। हम किसी स्टॉक को छोड़ते नहीं है, अगर एक बार नुकसान दिया तो उससे डबल मुनाफा लेते हैं। कहां खरीदारी कर लेंगे? 1370 और 1380। तो बीच का ये 50 रुपए बचाने की कोशिश है। और अगर नहीं भी करती इतना आप नहीं ध्यान रख सकती है, तो बेस्ट है बैठे रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 1480 1520 के आसपास के लेवल आते हैं तो निकल जाइए। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई इस बीच 1300 दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और हमारे ऐप और फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। लेकिन हाँ, बहुत सारे सवाल बाकी रह गए, तो उसको भी हम चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा बातचीत कर लेते हैं बजिंग स्टॉक्स के बारे में। बजिंग स्टॉक्स, जी हाँ, खबरों वाले शेयर, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे डॉक्टर रवि जी। खबर बताएंगे हम, और उसमें निर्णय क्या लेना है ये फैसला करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो एक एक करके जरा तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उन खबर को समझते हैं। आज ज़्यादातर फोकस जो है वो चौथी तिमाही के नतीजों पर ही है। वहीं पर हमने देखा कि इस गिरते बाजार में, इस दबाव भरे बाजार में भी जो है अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे नतीजे जो आए हैं उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले एबीबी पे बातचीत कर लेते हैं। एबीबी के चौथी तिमाही नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 82% बढ़ा है, और ये बढ़ करके रहा है 467 करोड़ रुपये। वहीं कंपनी की आय पे अगर हम बात कर लें तो आय में 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़ करके पहुंच गई है 3080 करोड़ रुपए। कंपनी के अगर बाकी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आपको बता दें कि यहाँ पर आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का मानना था कि 327 करोड़ के आसपास का, जेएम फाइनेंशियल को मानना था कि 299-300 करोड़ के आसपास का मुनाफा आएगा, जबकि इन तमाम अनुमानों से को बीट किया है एबीबी ने। इसके अलावा कंपनी के पास कैश में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी कंपनी के पास नकदी जो है वो 5036 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी को अगर भविष्य में कोई विस्तार योजना करनी हो, कोई एक्विजिशन करना हो, तो पर्याप्त कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। और इन्हीं सब अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे थे कि करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी एबीबी के शेयर में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो एबीबी के शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब करीब करीब 10% ऊपर 7892 का लेवल देखने को मिल रहा है, 7892 का स्तर। सर, 10% की रैली, शानदार नतीजे, आपकी राय क्या होगी एबीबी इंडिया के ऊपर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया, ट्रेन तो थोड़ी मिस हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेन का सफर अब छूट चुका है। लेकिन फिर भी स्टॉक का सफर जारी है, और 8000 पे जाकर के एक बार को ट्रेन का स्टॉपेज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पहले से चढ़े हुए हैं वो चढ़े रहें। अगर नए फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन डिप का इंतजार करें। और डिप कहाँ तक आ सकता है? अगर डिप यहाँ पर मिलता भी है तो ज्यादा से ज्यादा जो आएगा वो 7500 और 7400 के आसपास तक आएगा। तो इतनी उथल पुथल में आपको स्टॉक जो है वो अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी जो तेजी है वो 8000 तक जाती हुई नजर आएगी। जी, 8000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। और आज फार्मा पैक में, इस गिरते बाजार में हमने देखा फार्मा पैक के अंदर काफ़ी शानदार मूव रहा है। और आज के एकमात्र इंडेक्स उस समय ऐसा था सुबह के समय जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहा था। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा हो गया डबल। चौथी तिमाही मुनाफा 102% बढ़ करके 101.27 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो इसमें 18% का इजाफा देखने को मिला है, और ये बढ़ करके 2552.36 करोड़ रुपए रही है।
इसके अलावा बाकी नंबर्स पे भी जरा नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ है पिछली तिमाही के। अगर पिछले क्वार्टर से अगर हम देखें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 9 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। YoY अगर हम बात करें, साल दर साल बात करें, तो ये हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में शानदार बढ़त है, 48% कंपनी का एबिटा बढ़ करके 556 करोड़ रुपए रहा। और इन शानदार नतीजों के चलते आज शेयर में हम देख रहे थे करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में मजबूती है, 5% से ज़्यादा की 158 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, पिरामल फार्मा क्षेत्र में आज अच्छी रिकवरी है, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं पिरामल फार्मा के। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और वैसे आप कैसे देख रहे हैं पिरामल फार्मा को? देखिए, नंबर्स नॉक करें तो विपुल जी आपने बिल्कुल सही बताया, नंबर्स अच्छे हैं। मार्केट में इंडेक्स के साथ देखें तो निगेटिव कोरिलेशन का भी फायदा मिल रहा है और स्टॉक ट्रेंड में है। ट्रेंड कितना है? 180 तक का ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चढ़ने के लिए अगर किसी को तैयारी करनी तो भी यहाँ पे चढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं। 150, 155, 152 ये सब लेवल्स पे अपसाइड टारगेट 180, स्टॉप लॉस 140 रुपए का। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और उसको जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एक और फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जहाँ पर खबर है, और खबर यहाँ पर सिप्ला पर है। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और जैसा हमने आपको बताया कि आज रिजल्ट वाली कंपनियाँ ही ज़्यादातर हैं। चौथी तिमाही में जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए उसमें कंपनी के मुनाफे में 78% से की आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 939 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कंपनी की अगर हम आय की बात करें, ये ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, ये 4% बढ़ करके 6082 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं बाकी नंबर्स पे नज़र डालें तो कंपनी की तरफ से जो है 13 रुपये पर शेयर का FY24 के लिए पूरे साल भर के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है सिप्ला की तरफ से। और अच्छे नतीजों के चलते आज हम देख रहे थे कि 5% से ज़्यादा की मजबूती शुरुआती सत्र में यहाँ पर देखने को सिप्ला के अंदर मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो करीब 5.6% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, तो 1416 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, फार्मा कंपनियों में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर से उन कंपनियों में जहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एक खबरें आई हैं, खासतौर से रिजल्ट्स। सिप्ला कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, एक्शन के लिए यहाँ पर न्यूज है और न्यूज का अगर देखें तो रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। आप साइड पे टारगेट देखते हैं तो 1480 और 1500 के लक्ष्य यहाँ पर सिप्ला जल्द अचीव कर सकता है। वैसे भी स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे चलता है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बना कर देता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से अभी चलने दीजिए। अभी चलता है, चलने दीजिए, क्योंकि अब जो है अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और क्या वाकई में फार्मा के अंदर मुनाफे का डोज मिल सकता है, ये पूछते हैं रवि जी से। लेकिन पहले जरा ये वाली खबर देख लेते हैं, ये भी फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई है और ये है डॉक्टर लाल पाथलैब के ऊपर जो है कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर भी आए हैं। कंपनी के चौथी तिमाही मुनाफा वो 52% बढ़ा है और ये बढ़ करके 85 करोड़ रुपए के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। आय में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ करके 545 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी की आय में का स्तर देखने को मिला है। और शानदार नतीजे यहाँ पर भी देखने को मिले। 6 रुपये पर शेयर के कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है और इन्हीं सब तमाम कारणों के चलते, अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो साथ ही साथ इसमें एक और खबर है, ESOPs के जरिए करीब 2500 शेयर जो है वो बोर्ड ने उसको मंजूर कर दिया है। तो अभी अगर हम देखें कि क्या स्तर देखने को मिल रहा है डॉक्टर लाल में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 6% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 2487 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स मैनेजमेंट भी आज हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिवली तमाम जगहों पर जाकर के मीडिया हाउसेज में इंटरव्यू दे रही है, भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर, और ओवरऑल फार्मा पे आपकी राय? आज दिन है फार्मा का। बिल्कुल सही कहा विपुल जी, आज तो फार्मा चमक रहा है और मार्केट में, गिरते मार्केट में कॉन्फिडेंस भी वापस लेकर यही वहां पर लौटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर को तो बिल्कुल आप फोकस करके रखें। किसी भी स्टॉक में कोई भी करेक्शन आपके लिए काफी अग्रेसिव है। और जहां तक इसकी बात करें तो देखिए, डॉक्टर पैथ लैब है या फिर जो लैब से रिलेटेड कंपनीज है उनमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला और इसी वजह से तेजी का ट्रेंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये तेजी अभी बढ़ेगी और 8 से 10% तक की तेजी आने वाले हफ्तों में दिखाई देगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर टारगेट 8 से 10% अपसाइड का रखना चाहिए। जी,
तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब फार्मा पे बातचीत हो गई हमारी काफ़ी डिटेल में, 3-4 शेयर डिस्कस कर लिए फार्मा के। अब जरा रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कौन सी कंपनी है जहाँ पे खबर है, और वो है BEML। BEML पे आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर भी रिजल्ट्स ही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा करीब 63% बढ़ा है और ये 256.8 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो उसमें 9% का इजाफा देखने को मिला है और 1513.7 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। इसके अलावा बाकी नंबर्स पे जरा नजर डालते हैं। इबिट्टा में 30% के आसपास का 29% से ज़्यादा का बढ़त देखने को मिली है और ये 370.4 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर्स जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरे साल की अगर बात करें मुनाफे की, तो पूरे साल में कंपनी का मुनाफा जो है वो 78% बढ़ा है और ये 281.77 करोड़ रुपए रहा है। और इसी नतीजों के चलते, जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं BEML के शेयर में आज सुबह से जो मोमेंटम बना हुआ है और धीरे धीरे करके रैली आई आज इंट्राडे में। अगर हम देखें तो शुरुआत इतनी तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट्स पढ़े गए, लोगों को समझ में आए, तो फिर उसके बाद से रफ्तार पकड़ी है शेयर ने और 12-12.25% ऊपर इस समय 3598-3599 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। BEML सर, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, आपकी क्या राय रहेगी? अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा करेक्शन तो जरूर अगर आ जाता तो अच्छा था, लेकिन मौका ही नहीं दिया। और वैसे भी मैंने डिफेंस पे बोला है कि जब भी कोई करेक्शन आए सॉरी, तो आप उठाइए। 12% की रैली तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। अब करेक्शन का इंतजार कर लीजिए, अगर 3500 के आसपास के लेवल मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन ये है कि ये स्टॉक अप साइड में 4000 के लक्ष्य जल्द छूता हुआ नजर आएगा और HAL के पीछे पीछे ही चलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंटर में सेलिंग करने से बचना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने से भी थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय दीजिए और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो चलिए ये राय निकल करके आती हुई और अब फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, अब हमारा अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है। वाह क्या IPO है, लेकिन उस पर जाने से पहले जरा फटाफट कुछ एक सवाल जो था कि हमने वादा किया था आपसे, उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एवरग्रीन एजुकेशन के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है। कह रहे हैं कि मैं आपका प्रोग्राम लंबे टाइम से रेगुलर देखता हूं। अच्छा, आपके एक्सपर्ट जो व्यू देते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। हेलो विपुल सर, और रवि सर से जानना चाह रहे हैं IOC के बारे में। 164 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। 2 महीने का नज़रिया थोड़ा सा आपने छोटा रखा हुआ है, ख़ासतौर से इतने वॉलेटाइल मार्केट के अंदर, और बहुत कुछ होने वाला है, नतीजे आने वाले हैं चुनाव के और 1-2 महीने के अंदर। चलिए पूछते हैं रवि जी क्या सलाह देंगे। सर, IOC पे इनका प्रश्न है। अभी 157-158 के आसपास ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है और इनकी जो खरीद है वो 164 की है। अभी इनका नज़रिया 2 महीने का है, आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, 164 पे खरीदा हुआ है। दूसरा, अगर आप यहीं पर वापस खरीद लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो बन जाएगा 160 का, और 160 तो ये दो जो आपने 1 महीने बोला उस पे आ जाएगा। तो आप साइड पे 168 रुपए के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 150 रुपए का लेकर आप वापस एवरेज कर लीजिए और प्रॉफिट में निकल जाइएगा, क्योंकि आपने छोटा नजरिया बताया। अगर आप यही मुझसे कहते कि आपको लॉन्ग टर्म रखना है, खरीदते रहिए, रखते रहिए, अपसाइड टारगेट 200 का है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। मुझे लगता है अभी फिलहाल थोड़ा एवरेज कर लीजिए, बाय कर लीजिए। ठीक, तरुण सागर जी हैं और काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरा नज़रिया मार्केट में 10 से 15 साल तक का है। लंबे समय तक अपने स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए? अपने स्टॉक में डिप आने पर क्या ऐड करना चाहिए? तो बहुत ही ऐसा सिंपल सा सवाल है जो कि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ले रहा है तो क्या बीच में अगर उसे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एक बार लेके भूल जाना चाहिए शेयर को? आपकी सलाह क्या रहेगी इस तरह की सोच रखने वाले तमाम जो नए निवेशक आ रहे हैं उनके लिए? मुझे लगता है विपुल जी, इसके लिए फार्मूला गुरु जैसा कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा। और वैसे भी ये चर्चा मैंने बहुत बार शेयर करी है, फिर भी शॉर्ट में कोशिश करता हूँ। बड़ा लंबा टारगेट है बताने की। एक तो पहला कि यहाँ पे एक बार जब भी लंबी स्ट्रैटेजी बनाएं, 10% स्टॉक चल जाए तो 10% मुनाफा जरूर बुक कर लें, वापस गिर जाए 5% दोबारा एंट्री कर लें।
40%, 50% जब इस तरीके से चले और रेंज निकल जाए, तो मुझे लगता है कि आपको 50% मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और जो स्टॉक 100% तक का रिटर्न दे रहा है उसको भी एक बार को काट लीजिए, और 20% नीचे गिरता तो फिर दोबारा एंट्री करिए। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जिसे आप यूज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया छोड़ दिया, ये अब समय नहीं है, कोई आपको दूसरा और राय देने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो जिससे कि प्रॉफिट बुक करना और वापस चढ़ना, इसमें कभी भी कोई आपके जो है वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ना बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है इस एक्टिविटी को पूरे स्टॉक में नहीं करना होता। फिर से ध्यान रखिए, जब स्टॉक कोई भी खरीदिए, 100 स्टॉक खरीदे तो 20% उसके स्टॉक यानी 20 शेयरों में ये उतार और चढ़ाव और ये जो आपके दिमाग का वहम और जख्म आता रहता है कि मार्केट गिरा तो खरीद लूं, बढ़ जाएगा तो कर लूं, वो सब करते रहिए। करते करते सीखेंगे, सीखेंगे तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मनी 9 को फॉलो करते करते नॉलेज भी और बढ़ा लेंगे। तो मुझे लगता है ये एक्टिविटी जरूर करिए। बिल्कुल, तो ये जो है सलाह आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच चंदन गिरी जी कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज़, रवि सर का बहुत ही बड़ा वाला फ़ैन हूँ। तो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। 117 शेयर इनके पास हैं, 63 रुपये पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि 14% के आसपास का नुकसान हो रहा है, एवरेज करूं या फिर निकल जाना चाहिए सर। तो यहाँ पर जैसा कि अभी तमाम PSU क्षेत्र में हम बता रहे थे कि बैंकों में दबाव देखने को मिला है। पंजाब एंड सिंध बैंक इन्होंने ले रखे हैं, अभी थोड़ा सा लॉस में हो गए हैं। क्या करना चाहिए सर इनको? 52 रुपए पे दोबारा और एवरेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करिए। चलिए, तो 52 रुपये के आसपास आप और ऐड कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद से IPO का रुख करते हैं। ये सवाल टाटा मोटर्स पे अभी भी सवाल रुक नहीं रहे, लेकिन ये सर आप लोगों को बता दें, पहला प्रश्न जो है वो टाटा मोटर्स पर ही है। तो आप अगर चाहें तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक बार फिर से शुरू से देखेंगे तो तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। BHEL पे सवाल ले लेते हैं, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। कह रहे हैं रवि सर मेरा सवाल है, मेरा नाम राजा है और BHEL के शेयर इन्होंने 260 के भाव पर 175 शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए, होल्ड कर सकता हूँ बाहर के लिए? चलिए ठीक है, मेरा मार्गदर्शन करिए। मार्गदर्शन तो ठीक है सर, और कुछ भी आप लिखना चाह रहे थे, शायद स्पष्ट रूप से आ नहीं पाया, लेकिन ठीक है आपका सवाल हम ले लेते हैं। 260 पर 175 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। BHEL के अंदर भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला और ये शेयर कई सालों से नहीं चल रहा था, और जिस तरह का मूव अब इसमें आया है पिछले एक साल में वो काफ़ी भरोसा दिखाता है। 2.5% के आसपास की रैली आज के बाज़ार में है। 281 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। एक 260 पे इन्होंने लिया हुआ, तो 20-22 रुपये इनको मिल रहे हैं सर, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, मिल रहे हैं, बढ़ने दीजिए, और बढ़ने के लिए थोड़ा देर और बने रहिए। चुन चुन के स्टॉक में BHEL पे ही चर्चा है, कॉल है, दोबारा वापस से पोर्टफोलियो पे शामिल किया है, तो टारगेट वहीं पे बताऊंगा, इसलिए थोड़ा देर और आपको बने रहना पड़ेगा। तो कार्यक्रम में बने रहिए। दर्शकों को पता कैसे लग जाता है सर कि आप क्या कुछ रिकमेंड करना चाह रहे हैं? इधर हम देख रहे हैं कि जब भी मतलब आपकी तरफ से कोई कॉल आती है उससे पहले हमारे दर्शकों के सवाल उस पर जो है वो बड़ी संख्या में आने लगते हैं। अब BHEL जी, मुझे ऐसा लगता है हमारे अमिताभ बच्चन की वो चमक देख करके समझ जाते हैं कि आज किसी में चुन चुन के देने वाले हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सर। चलिए, तो अब थोड़ा सा समय बढ़ गया है, 2 बजे के आसपास का समय हो गया है। NHPC, टाटा मोटर्स, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत काफ़ी डिटेल में हो गई है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जितने शेयर हैं, रेलवे के हो गए, टाटा के ग्रुप के कई सारे शेयरों पे चर्चा हुई है, पावर क्षेत्र में इरडा से लेकर के NHPC पे सब पे चर्चा हो गई है। कार्यक्रम समाप्त होने पर आप लोग थोड़ा एक बार फिर से देखेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिलते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच कांतिनगर जी कह रहे हैं स्पेशल थैंक्स मनी 9 एंड रवि सर। तो लोग आपको, जो लोगों को उत्तर मिल गया है वो लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। और विनीत तिवारी जी कह रहे हैं विपुल जी राम राम, एंड रवि सर को भी राम राम। आप दोनों की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। मेरे पास JK टायर के शेयर हैं, 480 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं 200 शेयर। तो आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही है। JK टायर पर और व्यू दे दीजिए, फिर रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का सर। देखिए, JK टायर ऑब्वियसली कि क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, उसका फायदा आगे मिलेगा। जो करेक्शन अभी आया ये एक अच्छा करेक्शन है, लेकिन 370 360
ये लेवल्स पे बाय की योजना बनाकर रखें और टारगेट होगा इसका 480 से 520 का। नीचे साइड पे 350 के जब तक ऊपर रहेगा तब तक बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा और मुझे लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई, और इस बीच जब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है का। वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ, जी हाँ, काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है प्राइमरी मार्केट के अंदर, और आज भी जो लिस्टिंग हुई काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि कुछ लोग थोड़ा वेट कर रहे थे कि और ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपरी स्तर जब फिसला बाजार तो वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने हावी होती हुई दिखाई दी। तो लोगों के मन में इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि अब तो नीचे आ गया, आप क्या करें। तो प्रॉफिट में वो तब भी हैं, लेकिन 20-22%, 30% के प्रॉफिट में थे, पहले ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, तो उसको लेकर के थोड़ा सा मन में आशंका है। चलिए, हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस बीच तरुण सागर जी कह रहे हैं कि धन्यवाद विपुल एंड रवि सर मार्गदर्शन के लिए, ईश्वर आप दोनों को सदा सुख ही खुश रखे और लंबी उम्र प्रदान करे। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, और आप लोगों की दुआएं, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। अब जरा शौर्य को रूबरू करा देते हैं। और शौर्य बताइए, आज लिस्टिंग तो अच्छी देखने को मिली, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? जी लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली है। इंडिजीनियर का लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी पर 655 पर लिस्ट हुआ था, जो इश्यू प्राइस से लगभग 45% के प्रीमियम पर है। लेकिन जैसा आपने बताया उसके बाद इसने हाई लगाया 660 का, लेकिन फिर करेक्शन देखने को मिला, लो टच हुआ 527 का, और अभी शेयर 604 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक सर, अब बहुत लोगों से मिस हो गई सर, क्या चेस करना चाहिए इसे सेकेंडरी मार्केट से? और दूसरा, अभी जो लोगों ने अभी तक बेचा नहीं है उनको क्या प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए, या अभी 1-2 दिन देखना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो यहाँ पर एक बार को अगर आप चेस कर रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, एंट्री एक बार को करी जा सकती है। लेकिन अपसाइड का जो मोमेंटम है वो यहाँ से अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10% से ऊपर का बनता है। तो एक बार को लेवल्स ध्यान रख के जरूर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। बाकी अगर आप फ्रेश एंट्री करना भी चाहें तो भी यहाँ पर अभी भी संभावनाएं हैं, आप ले सकते हैं एंट्री। चलिए, अब इस बीच टीवीओ टेक को लेकर के और बाकी आईपीओस को लेकर के क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं, और वहाँ पर किस तरह की लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है, ये आंकड़े समझते हैं शौर्य से। जी अगर पहले टीवीओ टेक से बात करें, सब्सक्रिप्शन तो काफी अच्छा देखने को मिला था, टोटल 86.69 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ऐसा लग रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम पूरे मार्केट सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा सा गिरते हुए नजर आया। अभी ग्रे मार्केट में 450 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो टीवीओ टेक पे अंदर जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो जो है अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, या जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये जरा हम पूछ लेते हैं रवि जी से। सुशील फाइनेंस को छोड़ करके बाकी सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। रवि सर, आपकी क्या राय रहेगी, क्या इस अप्लाई करना चाहिए, या फिर अब तो टाइम निकल गया, जिन लोगों ने दांव लगाए हैं और उनको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपका सजेशन रहेगा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, या फिर लिस्टिंग के दिन जो मिले अपना मुनाफा बांध करके किनारे हो जाएं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और विपुल जी ने बहुत दिन से एक वर्ड नहीं कहा, बहुत शानदार। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही लिस्ट होता है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, निकल जाइएगा, वही आपके लिए बहुत शानदार होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत कुछ खास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखाई दे। बहुत जो है लंबी अवधि के लिए जो है भविष्य को लेकर के थोड़ी आशंकाएं हैं, तो इसलिए लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए, वही आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। चलिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस पे बातचीत कर लेते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा सुस्त रिस्पांस देख रहे थे, अभी वो सुस्ती थोड़ी सी चुस्ती में तब्दील हुई है क्या शौर्य? जी फिर भी अच्छा खासा रिस्पांस होता हुआ नजर आया है। कंपेयर करें टीवीओ टेक से तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आईपीओ कुल 26.76 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। पॉइंट यह है कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन काफी कम है। क्यूआईबी ने अच्छा खासा पैसा लगाया है, लेकिन रिटेल का सब्सक्रिप्शन खाली 2.4 टाइम से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। जीएमपी में हम नजर डालें तो जीएमपी इसका 22% के आसपास चल रहा था, फिर मार्केट करेक्ट हुआ फ्राइडे को तो गिरता हमने देखा था कि 17-18% आया है। फिर वीकेंड पर तो सेंटीमेंट की वजह से क्यूआईबी ने पैसा लगाया था, बढ़ा है, लेकिन आज
क्योंकि फिर से थोड़ा मार्केट में टेंशन है, इस वजह से फिर से जीएमपी घटता हुआ नजर आया है और 17-18% के आसपास चल रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस पे क्या कारण रहा सर? कि हालांकि अब तो खैर जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन शुरुआत में बड़ा ठंडा रिस्पांस मिल रहा था। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्या जिस तरीके से आरबीआई की सख्ती जो है वो तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है, क्या उसका भी असर हो सकता है आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? बिल्कुल, आपने विपुल जी सही बताया और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फाइनेंस के आपके पास बहुत से शेयर अवेलेबल हैं जिनको कि आप फोकस कर सकते हैं। नंबर्स में भी अगर इसको देखें तो काफी अट्रैक्शन, इनसे ज्यादा अच्छी कंपनीज दिखाई दे रही है और मार्केट की सेंटीमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है, तो इसी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है, डाउनफॉल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग के दिन जरूर ध्यान रखें और अगर कुछ गेन होता है तो एग्जिट होना ना भूलें, क्योंकि आपको डिप पे नीचे और मिलेगा। चलिए, तो नीचे और मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के अगर ऊपर की तरफ लिस्टिंग हो रही है तो पीछे जाकर के तुरंत शेयर खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर नीचे आए तो आपको दोबारा एंट्री करने के लिए चांसेस मिल सकते हैं। तो ये तो बात रही उन आईपीओस की जो अब तक खुले हुए थे या बंद हो चुके हैं। अब जरा उस आईपीओ की बात कर लेते हैं जो कि खुलने वाला है। जी हाँ, गो डिजिट जो है 15 तारीख से खुल रहा है। क्या कुछ वहाँ पर आकर्षण है, क्या वहाँ पर समस्याएं हैं, ये ज़रा नंबर्स जान लेते हैं ताकि 2 दिन पहले ही आप अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। शौर्य जी, गो डिजिट की अगर बात करें तो बेसिक आईपीओ की डिटेल ये है, 15 तारीख को खुलेगा, 17 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 258 से लेकर 272 रुपीज़ का और कंपनी टोटल 2614 करोड़ जुटाने को देख रही है, जिसमें से 1125 फ्रेश इशू है। अब इसमें आकर्षण की बात करें, सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि विराट कोहली इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इसमें रिस्क की बातें करें तो ये बहुत नई कंपनी है, तो कैसे डेवलप होगी वो रिस्क है। दूसरा, ये मोटर इंश्योरेंस में काफी कैटर करती है और मोटर इंश्योरेंस में कहते हैं बाकी इंश्योरेंस के मुकाबले मार्जिन थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा है और अधिकतर लोग मोटर इंश्योरेंस को क्लेम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन पर असर पड़ता हुआ नजर आ जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 15 तारीख को जब आईपीओ आएगा कि वहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई देता है। रवि सर, आपने ट्रैक किया क्या? अगर ना किया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो अब समय है आने में 2 दिन का, लेकिन अगर आपने ट्रैक किया हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे गो डिजिट पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैंने ट्रैक किया है, लेकिन जो अभी यहाँ पे शौर्य ने बात की है उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। शेयर का प्राइस जो है वो 258 से 272 रुपए है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो कुछ ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। जल्दबाजी भी नहीं है, 15 को खुलेगा, डिस्कशन हमारा आपका फिर से हो जाएगा। हाँ, तब तक एक नंबर एनालिसिस कर लीजिए। रेवेन्यू और पैट ग्रोथ अगर देखते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है। और दूसरा, मेरा एक डिस्क्लेमर साफ साफ है, चाहे विराट कोहली हो चाहे MS धोनी हो, उनका शेयर का इन्वेस्टमेंट कितना है और वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए कितने पैसे लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। कहीं ऐसा ना हो लॉस उन्हीं की वजह से यहाँ पर आ रहा हो, तो ये जरूर ध्यान रखिए। और मेरे हिसाब से कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश करिए और उसको देखते हैं तो 15 के आसपास आते आते थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा होगी, तो उस पर डिस्कशन करना ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा तैयारी रखिए, लेकिन बैटिंग के लिए जाना है, बॉलिंग के लिए जाना है, वो बाद में देखें। चलिए, तो नज़रें बना करके रखिए और आगे के लिए अभी स्कोप जो है वो खुला रखिए, और जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। क्योंकि अभी रवि से आगे भी बातचीत होती रहेगी, तो या फिर बाकी एक्सपर्ट से होती रहेगी, तो आप लोगों को सटीक राय जो है और बेहतर विश्लेषण जो है वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो अभी तो समय है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में रहिए। लेकिन हाँ, मन में किसी तरह की कोई दुविधा और कोई बात मत लाइए। अगर मौका मिलेगा तो पैसे लगाइएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा आईपीओ आएगा जो बेहतर होगा, उसमें पैसे लगेंगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी कार्यक्रम के सबसे आखिर में ये हिस्सा आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो को सजाने में, बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। और हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि वो कैसे, कौन से नगीने चुन करके लेके आ रहे हैं जिससे हमारे दर्शकों का पोर्टफोलियो चमकता दमकता रहे। सर, इशारों में एक शेयर का जिक्र आपने किया था, लेकिन बाकी नगीने कौन से हैं ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग पेन कॉपी लेकर के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, आज के
इस माहौल में मैंने 3 शेयर उठाए हैं और तीनों डिफेंसिव हैं। गिरावट में भी आप एवरेज खूब अच्छे से कर सकते हैं और बढ़त में तो इनका क्या ही कहना। अब पहला स्टॉक जो आपने बीएचईएल की चर्चा करी थी वो है 280 के पास चल रहा है, 310 का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे रहा है। 265 के स्टॉप लॉस से इसको आप होल्ड करके चलिए, फ्रेश बाय करके चलिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क दिखाई देता नहीं है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटल नंबर्स आपने देख ही लिए हैं। टेक्निकल पे करेक्शन आया और अच्छा है, 210 212 के पास फिर से पीटीसी खरीदारी के लिए। टारगेट 225 इमीडिएट बेसिस पे और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आपको पहले भी दिया है, 255 के आसपास तक के टारगेट दिखाई देंगे। अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस अब 200 का के ऊपर का आ गया है, पहले 200 के नीचे का था, तो यहां पर भी खरीदारी बनती है। तीसरा स्टॉक माइन से रिलेटेड है, डिफेंसिव स्टॉक पे ही जा रहे हैं। 218 220 के पास मोइल, यहां पर बाय की राय दूंगा। स्टॉप लॉस 210 का टारगेट होगा। सॉरी, मैं इस पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। स्टॉक का प्राइस जो है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत दे दिया, शायद इसकी वजह से थोड़ी प्लेट जो है वो दूसरी बन गई है, लेकिन मैं सही करवा देता हूँ सर इसको। आप मुझे बता दीजिए किस भाव पे लेना है। अभी क्या 418 432 के आसपास अभी चल रहा है, आज 6% ऊपर जी है जी सर। जी। मैं इसको 400, एक्चुअली में जो चार्ट जो इसमें प्राइसेस लिखे हुए हैं वो 420 के प्राइसेस 418 के थे, लेकिन अब ऑलरेडी आपने तेजी देख ली है, तो मुझे लगता है कि क्षमा चाहूंगा, ये मेरी गलती है कि मैंने गलत लिख के भेज दिया। लेकिन करंट लेवल 420 418 430 जो लेवल आ रहे हैं इन पे खरीदारी कर लीजिए। अपसाइड टारगेट 480 का और स्टॉप लॉस यहां पर बनता है 410 रुपए का। तो ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट हैं जिनको लेकर के आप होल्ड कर सकते हैं, पोजीशन कैरी कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, करंट लेवल 430 420 के बीच में खरीदारी कर लीजिए, 410 का स्टॉप लॉस, टारगेट 480 का, ये आप लेकर चल सकते हैं। 480 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 420 के आसपास चल रहा है, 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 410 का। ये राय निकल करके आई है MOIL के ऊपर, जहां पे 480 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आते हुए। अगली कंपनियां जरा स्क्रीन को घुमाइए और दिखाइए जरा बाकी कंपनियां कौन कौन सी हैं जहां पे खरीदारी की सलाह दी गई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि BHEL शामिल है। BHEL पे आपको जो है 20-30 रुपये ऊपर का लक्ष्य दिया गया है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। और एक स्टॉप लॉस आपको 15 रुपये नीचे दिया गया है, 265 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 310 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। आज की तीसरी कंपनी जिस पर कि रवि जी बुलिश हैं वो है PTC। PTC पे भी हमने आज चर्चा की कार्यक्रम के दौरान। PTC 212 पे खरीद करके 225 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। एक आपको 204 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी रखने की सलाह दी जा रही है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आप लोग लक्ष्य ध्यान में रखते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कि स्टॉप लॉस क्या दिया जा रहा है। हम लोग कई बार लक्ष्य तो ध्यान देते हैं और फिर जब कहीं गलती से अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी गिरावट से बचने के लिए ही ये स्टॉप लॉस की रणनीति होती है, ताकि आप अगर कोई खबर आ गई नेगेटिव या कोई और कारण वजह से बाजार गिर गया तो फिर अगर शेयर गिरे तो आपको नुकसान सीमित हो और प्रॉफिट असीमित हो। यही कोशिश जो है हमारे एक्सपर्ट की रहती है। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी संख्या में दर्शक थोड़े से नाराज भी हैं कि सवाल जो है बहुत लोगों के नहीं ले पाए, लेकिन सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं। कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सम्मिलित करें हम अपने इस कार्यक्रम में। और आज भी वही कोशिश थी, हमने कोशिश ये की कम से कम शेयर आपके जो है वो अवश्य चर्चा में हो जाए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है मेरे क्लाइंट्स को ऐसे सजेशन गए हुए हैं, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन इन स्टॉक्स पर नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप मतलब आगे भी अपना समय जो है वो इसी तरीके से देते रहेंगे, ताकि दर्शकों और आपके बीच में जो दूरियां हैं वो हम चाहते नहीं हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मनी 9 के इस कार्यक्रम को, हेलो मनी 9 को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।